इन दोनों जगहों पर VCM की वैल्यू रखने के बाद जो नॉर्मल फोर्स इस दिशा में है, तो इस नॉर्मल फोर्स का कोई सा भी कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आया होगा। ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम आप अलोंग x लगा सकते हैं, अलोंग y लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने पढ़ लिया है, और सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है कोलिजन, ठीक है। कोलिजन क्या है, कोलिजन को डिफाइन करते हैं, पर कोलिजन स्टार्ट करने के पहले दो छोटे छोटे टर्म्स एक बार के लिए समझ लेते हैं, जिसमें से पहला टर्म है हमारा लाइन ऑफ मोशन और दूसरा टर्म है हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ मोशन कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सिंपल ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो इस बॉडी ने एक ट्रांसलेटरी सॉर्ट ऑफ मोशन परफॉर्म किया है। तो लाइन ऑफ मोशन सिंपली कहने का मतलब होता है वो लाइन जिसके अलोंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होता है, उसी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ मोशन, कहने का मतलब है लाइन अलोंग विच सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी मूव्स। ठीक है, अब ये ऐसा जा रहा था, इसके सामने एक दूसरी बॉडी ऐसे आ रही थी, ऐसे लेट से ये किसी दूसरी स्पीड u डैश से आ रही थी, तो ये दूसरी बॉडी का लाइन ऑफ मोशन है, ये है लाइन ऑफ मोशन 1, दिस इज लाइन ऑफ मोशन नंबर 2। ठीक है, ये दूसरी बॉडी ऐसे आई और आकर इससे टकरा गई, ऐसे यहां पर ऐसे टकरा गई। तो जैसे ही टकराई तो ये है हमारा वो कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, ये है कॉमन सरफेस या कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इस कॉमन सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेंगे और इसी लाइन को हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यानी ये वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग बेसिकली कॉमन नॉर्मल एक्ट करता है, यानी पहली बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा रही है। काम करने वाला ये जो फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स, अभी अभी मैंने बताया कि ये जो नॉर्मल फोर्स है ये इंपल्सिव नेचर का फोर्स है, ठीक है, यानी एक छोटे से ड्यूरेशन में एक्ट करके बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज कर सकता है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से मेरे कहने का मतलब हो गया लाइन अलोंग विच कॉमन नॉर्मल एक्ट्स, ये वो लाइन है जिसके अलोंग कॉमन नॉर्मल एक्ट करता है। ठीक है, चलिए ये दो टर्म्स समझ में आ गए, तो आइए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कॉलिजन होता क्या है। ठीक है, तो एक बार के लिए सुनिए, कॉलिजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट करने से मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है फिजिकल टच हो सकता है फिजिकल टच ना हो। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि दो बॉडी है या दो से ज्यादा बॉडी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो इनके मोमेंटम का एक्सचेंज होगा, यानी हो सकता है किसी एक बॉडी का मोमेंटम घट जाए और दूसरी बॉडी का मोमेंटम बढ़ जाए। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं लिख लेता हूं, एक लाइन ये लिख लेता हूं कि ये वो प्रोसेस है इन विच टू और मोर bodies interact with each other, interact with each other and exchange their linear momentum। चलिए, आई होप ये बात समझ में आ गई। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर लेता हूँ कि बॉडी जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज्यादा भी बॉडीज हो सकती हैं। तो इनका जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो किसी एक का मोमेंटम घटेगा, हो सकता है दूसरे का मोमेंटम बढ़ जाए, तीसरे का घट जाए, चौथे का बढ़ जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन जो हमारा पूरा सिस्टम रहेगा, पूरा सिस्टम मतलब उस सिस्टम के अंदर एक बॉडी है, दो बॉडी है, तीन बॉडी है, तो उस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो कोलिजन के प्रोसेस में जो लीनियर मोमेंटम है ऑफ होल सिस्टम, ये सिस्टम हमेशा कंजर्व रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अभी बताता हूं। इसमें एक बात और जो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कह रहा था, क्या कि कोलिजन के दौरान जो फोर्सेस काम करते हैं ये इंपल्सिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा क्या कि इंपल्सिव फोर्सेस एक्ट्स ड्यूरिंग कोलिजन। कौन सा फोर्स होता है, तो जनरली वही नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स एक इंपल्सिव नेचर का फोर्स है।
चलिए सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं ये कोलिजन कितने टाइप का होता है। तो जो पहले टाइप का कैटेगराइजेशन है वो तो मैं डायमेंशन के बेसिस पे कर लेता हूँ। पहले टाइप का कोलिजन है 1D कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन सिंपली कहने का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जैसा एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के पास स्पीड सामने की तरफ है, तो ये है पहले ब्लॉक का लाइन ऑफ मोशन, और इसी के लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ये एक दूसरा ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक बिल्कुल इसी के लाइन ऑफ मोशन के अलोंग चल रहा है। ठीक है, तो ये जब दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से टकराएंगे तो जिस दिशा में लाइन ऑफ मोशन था, ये जैसे दोनों आकर के यहां पर टकरा गए, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पर नॉर्मल फोर्स लगा ऐसा, इस पर नॉर्मल फोर्स लगा ऐसा, तो जो हमारा लाइन ऑफ मोशन है और जो हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो दोनों एक ही लाइन रहने वाला है। ठीक है, तो 1D कोलिजन सिंपली कहने का मतलब क्या है, तो लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम लाइन के अलोंग होता है, दोनों एक ही लाइन के अलोंग होता है। ऐसे कोलिजन को 1D कहते हैं। और दूसरे टाइप का जो हमारा कोलिजन है वो है 2D कोलिजन। तो 2D कोलिजन में क्या होता है, देखिए कि ये पहली बॉडी और ये है दूसरी बॉडी। पहली बॉडी का लाइन ऑफ मोशन है ऐसा ऐसा ऐसा, और ये दूसरी बॉडी मैं इसे टच करा के ही दिखाता हूं ऐसे, दूसरी बॉडी का लाइन ऑफ मोशन है ऐसा। ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, दिस इज लाइन ऑफ मोशन ऑफ सेकंड बॉडी। दोनों टकरा गए यहाँ पर, दोनों यहाँ पर टकराए, ये रहा हमारा कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, इस पर नॉर्मल फोर्स ऐसा और इस पर नॉर्मल फोर्स ऐसा काम कर रहा है। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक ही लाइन के अलोंग नहीं है, दोनों के बीच में कुछ एंगल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 2D कोलिजन सिंपली कहने का मतलब है कि लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट आर डिफरेंट, दोनों सेम लाइन नहीं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने डायमेंशन के बेसिस पर कोलिजन को कैटेगराइज किया है। एक बार के लिए हम लोग कोलिजन को और कैटेगराइज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। तो मैं फिर से टाइप्स के ही बारे में बात कर रहा हूं, फिर से जस्ट एक बार के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि एनर्जी के बेसिस पर यदि हम लोग कोलिजन को कैटेगराइज करें तो हम लोग 3 ग्रुप में कोलिजन को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सबसे पहला हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, दूसरे टाइप का कोलिजन इज इन इलास्टिक, और तीसरे टाइप का कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, ये तीनों ही कोलिजन हमें डिटेल में पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ना है। अभी जस्ट एक बार के लिए इंट्रोडक्टरी बात समझ लीजिए कि इलास्टिक कोलिजन सिंपली कहने का मतलब है, एक शब्द में यदि आपको बताना हो इलास्टिक कोलिजन क्या है, तो इलास्टिक कोलिजन सिंपली कहने का मतलब है एक ऐसे टाइप का कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि जो इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं उनके पास, या फिर सिस्टम की जो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो सिस्टम की वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। अब ये जो शुरुआत वाली काइनेटिक एनर्जी है, यदि इस काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होता तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाती, तो जवाब है यही काइनेटिक एनर्जी, मतलब शुरुआत वाली काइनेटिक एनर्जी यदि बाद वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती तो काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्सा डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता। तो यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी कहीं गया नहीं, यानी कि बॉडीज में कोई डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी परमानेंट रूप में नहीं होगी, यानी कि टक्कर के बाद बॉडी अपनी शेप साइज ज्योमेट्री कंप्लीटली रिकवर कर लेती है। टक्कर के बाद जो शेप साइज या ज्योमेट्री है वो बिल्कुल सेम होगा जैसा टक्कर के पहले था। ऑलराइट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहीं गया ही नहीं। दूसरे टाइप का जो हमारा कोलिजन है वो है इन इलास्टिक नेचर का कोलिजन, और इन इलास्टिक नेचर का कोलिजन सिंपली कहने का मतलब होता है कि यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा से मेरे कहने का मतलब है कि शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा बड़ी होगी और बाद में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो कहां गई ये काइनेटिक एनर्जी, आंसर इज कि यहां पर कुछ ना कुछ
डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा, बॉडी की शेप साइज ज्योमेट्री खराब होगी, यानी बॉडी अपनी शेप साइज ज्योमेट्री कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाएगा, टक्कर के पहले जैसा था बिल्कुल टक्कर के बाद वैसा आपको दिखाई नहीं देगा। तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, यानी कि जो शेप साइज या ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और तीसरे टाइप का हमारा जो कोलिजन है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक यही इलास्टिक का ही मतलब एक हायर कैटेगरी का कोलिजन हो गया, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा लॉस है वो सबसे ज्यादा होता है, यहाँ मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, यानी कि शेप साइज ज्योमेट्री जो है वो सबसे ज्यादा खराब होगी, शेप साइज ज्योमेट्री में मैक्सिमम चेंज आएगा यहाँ पर। ऑल राइट, तो ये जस्ट एक बार के लिए मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इसी को हमें डिटेल में अभी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ने के पहले एक बार के लिए जो प्रोसेस ऑफ कोलिजन है, कोलिजन में एक्चुअली होता क्या है, तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कोलिजन में एक्चुअली क्या होता है, मतलब जो प्रोसेस ऑफ कोलिजन है वो किस तरीके से होता है। देखिएगा, ऐसा है कि ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पर हमारे पास ऐसे दो ब्लॉक हैं, पहले ब्लॉक का मास है m1 और ये दूसरे ब्लॉक का मास है m2। हम लोग अभी प्रोसेस ऑफ कोलिजन समझ रहे हैं वन डायमेंशन के अंदर, 1D के अंदर, ठीक है। तो ये पहले ब्लॉक के पास मान लेते हैं सामने की तरफ स्पीड है u1 और दूसरे ब्लॉक के पास सामने की तरफ स्पीड है u2। तो कोलिजन तभी होगा जब u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। चलिए क्या हुआ, तो कोलिजन होना स्टार्ट हुआ, कोलिजन होना स्टार्ट हुआ, यानी m1 m2 को टक्कर मारना स्टार्ट कर रहा है। m1 m2 को जब टक्कर मारना स्टार्ट कर रहा है तो इस इंस्टेंट पर मैं ये कह रहा हूं कि अभी m1 आया m2 से टकराया तो m2 पर एक फोर्स लगा, इस फोर्स को मैं डिफॉर्मेशन का फोर्स बोल रहा हूं, ठीक है। तो जितना फोर्स m2 पर डिफॉर्मेशन का आगे की तरफ लगा है, सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन का फोर्स m1 की तरफ पीछे लगा है। इस पर m2 पर फोर्स आगे, यानी m2 का एक्सेलरेशन आगे, m1 पर फोर्स पीछे, यानी m1 पर एक्सेलरेशन पीछे। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये कि u2 जो पहले कम था, u1 जो पहले ज्यादा था, तो u1 कम होगा और u2 बढ़ेगा, है ना, क्योंकि u2 पर भाई एक्सेलरेशन भी इधर है, u2 भी इधर था, तो u2 बढ़ता है u1 कम होता है। ये घटते बढ़ते एक ऐसा इंस्टेंट आता है, एक ऐसा इंस्टेंट आता है जिस इंस्टेंट पर ये दोनों एक साथ चल रहे होंगे, एक साथ चल रहे होंगे, तो उस वेलोसिटी को मैंने कॉमन वेलोसिटी बोल दिया है, ठीक है। इस इंस्टेंट पर भी ये m2 पर फोर्स आगे ही है और m1 पर फोर्स पीछे ही है, ठीक है। मतलब फोर्स की डायरेक्शन कभी चेंज होने वाली नहीं है। मैं तो बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि इस डिफॉर्मिंग फोर्स के लगने की वजह से u1 कम हुआ है और u2 बढ़ा है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच एक ऐसा इंस्टेंट आ गया है जिस पर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, किसी कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद फोर्स तो अब भी कंटिन्यूअसली इसी तरफ काम कर रहा है, तो इस फोर्स के लगने की वजह से ये जो m2 है, अब ये m2 m1 से सेपरेट होना चाहेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी लगातार घट रही है। इस इंस्टेंट पर दोनों साथ चले हैं, फोर्स अब भी m2 पर आ गई है, एक्सेलरेशन अब भी m2 पर आ गई है, यानी u2 अब भी बढ़ता ही जा रहा है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इस इंस्टेंट के बाद अब जो नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, इस नॉर्मल का नाम चेंज करके नॉर्मल ऑफ रीफॉर्मेशन रख देते हैं, ठीक है। तो वही नॉर्मल रीफॉर्मेशन का m1 पर पीछे की तरफ काम कर रहा है, और फिर फाइनली क्या होगा, तो इसी नॉर्मल के काम करने की वजह से ये m1 और m2 एक दूसरे से सेपरेट होकर अलग अलग स्पीड से भागने लग गए। समझ गए, यही है कहानी प्रोसेस ऑफ कोलिजन। तो ये जो पूरा इंस्टेंट है, मतलब जिसमें आपका u2 कम होते 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 और u1 बढ़ते 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 दोनों एक दूसरे के बराबर हुए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेशन प्रोसेस। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें बॉडी की शेप साइज ज्योमेट्री खराब हुई है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद यहां से यहां तक इसे हम लोग कह रहे हैं दिस इज रिफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। ये था हमारे पास डिफॉर्मेशन प्रोसेस
और ये उसके बाद हुआ रीफॉर्मेशन का प्रोसेस, और फिर फाइनली दोनों बॉडीज एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे ड्यूरेशन में यदि आप a प्लस बी को मिलाकर अपना सिस्टम बनाएं, a प्लस बी को मिलाकर अपना सिस्टम यहां बनाएं या यहां बनाएं, तो आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर कभी भी कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना फोर्स m2 पर आगे है उतना ही फोर्स m1 पर पीछे है। तो सिस्टम पर कोई नेट फोर्स है क्या? नहीं। और नेट फोर्स नहीं है तो आप आंख कान बंद करके सबसे पहला काम जो कर सकते हैं वो ये है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम तो बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि ये m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा इसके, यानी m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन के, और ये बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2 के। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम लोग यहां पर एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसे ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जनरली सब लोग एंड रिजल्ट ही याद रखते हैं। आप इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी सुन सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन किया जाता है एज इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन टू द इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन से। इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन टू द इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन किया जाता है। तो ये इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन आपका जिस पर मन करे, आपका मन करे आप m1 पे इक्वेशन लिख दीजिए, आपका मन करे आप m2 पे इक्वेशन लिख दीजिए। ठीक है, जैसे एक बार के लिए मैं यदि m1 के बारे में बात करूं तो m1 पर जो इम्पल्स ऑफ, या चलिए m2 पर ये वाली साइड हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ले रखा है ना, ये वाली साइड नेगेटिव ले रखा है, तो m2 पर लगा लेते हैं। ठीक है, m2 पे रीफॉर्मेशन का इंपल्स क्या होगा? तो आप बोलेंगे m2 पर रीफॉर्मेशन का जो इंपल्स है वो इंटीग्रेशन nr dt के बराबर है, क्योंकि रिफॉर्मिंग फोर्स है nr, लेट से वो dt टाइम के लिए लगा है, और फिर मतलब जितनी देर के लिए लगा होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है? तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है इंटीग्रेशन ऑफ n d dt, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स इनटू वो टाइम इंटरवल जिसके लिए ये लगा है। ठीक है, तो टाइम इंटरवल तो हमें पता नहीं है कितनी देर के लिए लगा है, तो यहां पर अब हम लोग लगाएंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, यानी इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं? तो ये जो इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन है, उस रिफॉर्मेशन के इंपल्स के काम करने की वजह से इसमें मोमेंटम चेंज आया है, मोमेंटम चेंज आया है ना। तो रिफॉर्मिंग फोर्स काम करने के बाद का मोमेंटम कितना है? बाद का मोमेंटम है m2 इंटू v2, और इस रिफॉर्मिंग फोर्स के काम करने के पहले मोमेंटम कितना था? तो पहले मोमेंटम था m2 इंटू वी कॉमन, राइट। इसी तरीके से यदि आप डिफॉर्मिंग फोर्स के इंपल्स के बारे में बात करें, डिफॉर्मिंग फोर्स ये रहा, m2 पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस फोर्स के काम करने की वजह से इस फोर्स के काम करने के बाद का जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है? वो है m2 इंटू वी कॉमन माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स के काम करने के पहले जो इसका मोमेंटम था वो कितना था? वो था हमारे पास m2 इंटू u2। ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये ई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि v कॉमन की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, और v कॉमन की वैल्यू यहां से निकालकर यहां से VCOM क्या लिखेंगे, मैं एक बार के लिए लिख भी देता हूं कि VCOM इज m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो VCOM को यहां से उठाइए और यहां रख दीजिए। इन दोनों जगहों पर VCOM की वैल्यू रखने के बाद जो एंड रिजल्ट आता है, मैं सीधा उस एंड रिजल्ट को लिख रहा हूं। ये एंड रिजल्ट हमारे पास आता है, दिस इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन, और u1 माइनस u2 इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन। तो आप चाहें तो इस एंड रिजल्ट को तो आपको याद रखना ही रखना, ये तो मस्ट है। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास इंपल्स की डेफिनेशन है, सॉरी ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। हालांकि ये वाला जो एंड रिजल्ट है कि E इज इक्वल टू V सेपरेशन डिवाइडेड बाय V अप्रोच, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा प्रोसेस ऑफ कोलिजन होता है वो। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक बार के लिए रफली ऐसे कैटेगराइज किया था, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ कोलिजन में हमारे पास आता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन,
तो इलास्टिक कोलिजन सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये m1 मास का ब्लॉक किसी u1 स्पीड से जा रहा है, ये m2 मास का ब्लॉक किसी u2 स्पीड से जा रहा है, दोनों आए टकराए, टकराने के बाद ये m1 मास का ब्लॉक किसी v1 स्पीड से और ये m2 मास का ब्लॉक किसी v2 स्पीड से जा रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन सिंपली कहने का मतलब होता है एक ऐसा कोलिजन का एक ऐसा टाइप जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के बराबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के बराबर होता है, यानी कि जो इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली बराबर होगा इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एग्जैक्टली बराबर होते हैं। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि नो चेंज इन शेप ऑफ बॉडी, शेप साइज ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी नो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है टक्कर के पहले वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के एग्जैक्टली बराबर होगा, यानी कि v2 माइनस v1 एग्जैक्टली बराबर होगा u1 माइनस u2 के। यानी टक्कर के पहले जितनी तेजी से दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, टक्कर के बाद एग्जैक्टली उतनी ही स्पीड से दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी आई नहीं, इसका मतलब है कि सिस्टम की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो एग्जैक्टली सेम होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी को रफली टाइम के साथ रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कैसा दिखाई देता होगा। तो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कुछ होगा, टक्कर होना स्टार्ट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी घटा होगा और फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़कर एग्जैक्टली उतना ही हो गया होगा जितना टक्कर के पहले था। ठीक है, ये वो टाइम है जिसमें बॉडी की शेप साइज ज्योमेट्री डिफॉर्म हुई है, ये वो टाइम है जिसमें बॉडी की शेप साइज ज्योमेट्री रीफॉर्म हुई है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में और बाद में बिल्कुल एक जैसा रहा होगा। ये वो इंस्टेंट है जिस समय काइनेटिक एनर्जी सबसे कम था, ये वो इंस्टेंट है जिस समय काइनेटिक एनर्जी सबसे कम था, और ये काइनेटिक एनर्जी एक इंस्टेंट के लिए सबसे कम कब हुआ होगा? जिस समय बॉडी में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ होगा, है ना, जिस समय बॉडी में, यहाँ पे ये वो इंस्टेंट है जहां पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ है, जिस समय दोनों बॉडी साथ साथ चल रही थी जिस इंस्टेंट के लिए, उस समय काइनेटिक एनर्जी सबसे कम हुआ था और फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते उतना ही हो गया जितना टक्कर के पहले था। दूसरे टाइप के कोलिजन के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा कोलिजन जिसका नाम हम लोग निकाल रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो देखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ब्लॉक, इसका मास m1, इसकी स्पीड है u1, ये दूसरा ब्लॉक मास है m2, इसके पास स्पीड है u2, दोनों आए टकराए और टकराकर फिर चिपक गए। चिपक गए से मेरे कहने का मतलब है कि अब दोनों कॉमन वेलोसिटी से ही मूव कर रहे हैं, कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी कि रिफॉर्मिंग फोर्स इनके अंदर आया ही नहीं, जो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन है वो आया ही नहीं। दोनों आए टकराए और टकराकर फिर उसके बाद किसी कॉमन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? 0 है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन सिंपली कहने का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का 0 होना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, इसका मतलब है कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0 है। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन तो है लेकिन रिफॉर्मेशन नहीं है। रिफॉर्मेशन नहीं है यानी कि जो शेप साइज या ज्योमेट्री है उसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मतलब पार्शियल रिकवरी भी हुआ ही नहीं शेप साइज ज्योमेट्री में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो भी हमारा 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कैसा है? 0 है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो मैक्सिमम लॉस है। काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस इसी टाइप के कोलिजन में होता है। तो यहां फिर से यदि आप काइनेटिक एनर्जी को टाइम के साथ प्लॉट करना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा कि ये है हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये है हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज
काइनेटिक एनर्जी का लॉस। दिस इज काइनेटिक एनर्जी का लॉस। चलिए तीसरे और आखिरी टाइप के कोलिजन को देखिए, ये है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन से अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास था पहला ब्लॉक जिसका मास है m1, किसी u1 स्पीड से चल रहा था। ये है m2 मास का ब्लॉक, किसी u2 स्पीड से चल रहा है। और टक्कर के बाद क्या हुआ, तो टक्कर के बाद ये m1 मास का ब्लॉक किसी v1 स्पीड से और m2 मास का ब्लॉक किसी v2 स्पीड से चलने लग गया। तो ये कोलिजन का एक ऐसा टाइप है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 भी नहीं होता है और 1 भी नहीं होता है। यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से 1 के बीच में कुछ होता है। 0 से 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो हमारे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में होने वाले जितने भी कोलिजन हैं ये सारे के सारे ज्यादातर इन इलास्टिक कोलिजन ही होते हैं। ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही कुछ होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से 1 के बीच में कुछ है तो आप ये कह सकते हैं कि जो इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन है वो छोटा है और इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन वो बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर के पहले तो दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ थोड़ी तेजी से आ रही थी, और टक्कर के मतलब टक्कर हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ, तो अब टक्कर के बाद बॉडीज एक दूसरे से थोड़ी धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही है। यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा बड़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन छोटा होगा। और यहां पर भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो हुआ ही होगा, और वही काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है उसी की वजह से डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर आती है, बॉडी की शेप साइज ज्योमेट्री जो है वो खराब होती है। चलिए एक बार के लिए हम लोग अपना एक छोटा सा एक्सप्रेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हेड ऑन कोलिजन, यानी कि 1 डायमेंशन के अंदर कोलिजन। ठीक है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन बना के हम लोग क्या करेंगे, तो एंड रिजल्ट याद रख लेंगे। यदि आप एंड रिजल्ट याद रखने में इंटरेस्टेड हैं तभी याद रखिएगा। आपको लगता है कि नहीं आप 2 इक्वेशन बना के भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वैसे खुश हैं तो वैसे ही रख लीजिएगा। ठीक है देखिए हमारे पास ये 2 ब्लॉक्स हैं m1 और m2, और इस टक्कर के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। इस टक्कर के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। ये दोनों बॉडीज आए, टकराए, और टक्कर के बाद ये जो फाइनल वेलोसिटीज हैं दोनों ब्लॉक की, एक की v1 लिख रहा हूं और दूसरे ब्लॉक की जो फाइनल वेलोसिटी है वो मैंने v2 लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग यहां पर क्या करेंगे बताइए। किसी भी टाइप का कोलिजन हो, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम तो हमारा बिल्कुल वैलिड है। तो सबसे पहला काम हम लोग करने जा रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगा रहे हैं, यानी पूरे सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज सेम एज पूरे सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दिस इज m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसका नाम हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बनाएंगे, तो दूसरा इक्वेशन हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बना लेते हैं E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, u1 माइनस u2। ये ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलेंगे कि दिस v2 माइनस v1 इज e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2, यानी कि v2 इज इक्वल टू v1 प्लस e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। एक काम कीजिए, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसे उठाकर हम लोग यहां रख देते हैं। जैसे ही इसको उठा करके आप यहां रखेंगे तो ये ऊपर वाली पूरी की पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, v1 में। तो रखने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूं, और जो एंड रिजल्ट आता है मैं सीधा वो एंड रिजल्ट लिखने जा रहा हूं कि यहां से इस v2 को यहां से उठाकर यहां पर रखने के बाद जो हमारे पास v1 का एक्सप्रेशन आता है वो है हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस टाइम्स ऑफ m2 e इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास है v1। ठीक है,
ऑलराइट, ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन है, v1 का। आप चाहें तो इस एंड रिजल्ट को भी याद रख लीजिएगा, मतलब आपका मन करे तो याद रख लीजिए, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। अदरवाइज आप चाहें तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को, जो भी हमारे पास ऐसा कोई सवाल आता है न्यूमेरिक टर्म्स में, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी यहां तक पहुंच सकते हैं। आपका मन करे याद रखेगा तो याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते थे, आप इसी तरीके से यहां पर ये लिख सकते थे कि v1 की वैल्यू कितनी होती, तो हो जाता v2 माइनस ई टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। और यदि आप इस v1 के एक्सप्रेशन को उठाकर यहां से यहां रखते तो आपके पास फिर v2 की वैल्यू आ जाती, और v2 क्या होता, तो v2 होता हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 e इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आ जाएगा हमारे पास किसका, तो v2 का एक्सप्रेशन, ये आ जाएगा हमारे पास v2 का एक्सप्रेशन। ओके, तो मैं फिर से बता देता हूं, आपका मन करे आप इन एक्सप्रेशंस को रट लीजिए, आपका मन करे ये दो इक्वेशन ही वो चीजें हैं जिससे हम लोगों ने इन रिजल्ट को डिराइव किया है। तो ये दो इक्वेशन जो है वो प्रॉपर साइन के साथ लगाइएगा, यानी कि ये जो u1 u2 या v1 v2 है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें भी और इसमें भी। अभी के लिए तो सारी की सारी वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव साइन मान रखी है, तो इसीलिए ये सब कुछ इसी हिसाब से लिख रखा है। ऑलराइट, यदि आपको किसी सवाल के अंदर ये बताया जाता है कि u2 इधर की साइड है, तो बस अपने हर एक्सप्रेशन में u2 को माइनस u2 से रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के हम लोग बात कर लेते हैं क्या, कुछ स्पेशल केसेस। जैसे एक बार के लिए मैं दोनों रिजल्ट्स एक बार लिख लेता हूँ। v1 हमारे पास आया था m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस टाइम्स ऑफ m2 e u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और v2 हमारे पास आया है m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 e u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये v1 और v2 का एक्सप्रेशन मैंने इधर लिख लिया एक बार फिर से। तो इसके कुछ हम लोग स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। तो स्पेशल केस से पहला केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके स्पेशल केस में पहला मैं ऐसा बात करने जा रहा हूं जहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 यानी इलास्टिक कोलिजन है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, बताइए कि v1 कितना हो गया। तो बस इस एक्सप्रेशन में यहां पर e की वैल्यू डाल दीजिए 1 के बराबर। e की वैल्यू 1 डालेंगे तो दिस इज इक्वल टू जस्ट m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस टाइम्स ऑफ m2 इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और v2 सिमिलरली क्या हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलिए, दूसरा केस आप मुझे ऐसा बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो 1 ही है और m1 और m2 एक दूसरे के बराबर है। तो दिस इज m u1 प्लस m u2 डिवाइडेड बाई 2m। हाँ ठीक है, तो यहां से v1 को सॉल्व करने के बाद u2 आना चाहिए, ठीक है। और फिर v2 को जब आप सॉल्व करेंगे सिमिलरली v2 को, तो v2 की वैल्यू u1 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। v2 की वैल्यू u1 के बराबर आनी चाहिए, यानी कि इसमें हुआ क्या है, तो यदि मासेस आइडेंटिकल हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो सीधा याद रख लीजिएगा वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। इसी को यदि मैं ऐसा कहता, तीसरा केस अलग से लिख देता हूं कि E इज इक्वल टू 1 और u2 इज इक्वल टू यदि 0 होता, यानी कि जो दूसरी बॉडी है यदि वो रेस्ट पे पड़ी होती, तो v1 कितना हो जाता, v1 हमारा 0 हो जाता और v2 हमारा कितना हो जाता, u1 के बराबर हो जाता या u के बराबर हो जाता, ठीक है। मतलब टक्कर के बाद वहां यही, ये भी जो तीसरा केस है वो भी दूसरे केस जैसा ही है कि एक बॉडी यदि रेस्ट पे है तो टक्कर के बाद क्या हुआ,
यदि दूसरी बॉडी पहले रेस्ट पर थी तो टक्कर के बाद पहली बॉडी रेस्ट पर आ गई और दूसरी बॉडी मूव करने लग गई। चलिए आइए बस ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर जो डिराइव किया है। ये दो छोटे छोटे सवाल हैं, तो यदि आपको फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगाइए, अदरवाइज दो इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है तो दो इक्वेशन बनाकर सॉल्व कीजिए। मान लेते हैं कि टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी है v1 टक्कर के बाद, और टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी है v2। तो जो पहला इक्वेशन आप बनाएंगे वो होगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम, यानी फाइनल मोमेंटम इज 2 इंटू v1 प्लस 1 इंटू v2। ये फाइनल मोमेंटम हो गया। दिस इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो ये वाली साइड हम लोग रख रहे हैं पॉजिटिव और ये वाली साइड हम लोग रख रहे हैं नेगेटिव। तो इनिशियल मोमेंटम इज, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, तो 8 प्लस इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, -3 यानी कि 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये मैंने दे रखा है हाफ। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टक्कर के बाद की वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1 टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u1 माइनस u2। u1 है 4 माइनस u2 इज -3 यानी v2 माइनस v1 बाई 7। तो जो दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ रहा है वो है क्या, -v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 7/2। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 है। v1 यहां से सॉल्व करने के बाद आना चाहिए 0.5, ये मीटर पर सेकंड। चलिए बिल्कुल इसी तरीके से आप चाहें तो सीधा फॉर्मूले में डाल के भी अपना काम चला सकते हैं। चलिए आइए दूसरे सवाल को देखिए। तो दूसरे सवाल में फिर से हम लोग वही काम करेंगे, यानी वही दो इक्वेशन लगाएंगे कि पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इज सेम एज पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास हो चुका है ये 2 इंटू v1 प्लस 4 इंटू v2, और इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया 5 इंटू 2 10 प्लस 4 इंटू 1 4, दैट इज 14। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 यानी कि 4, दिस इज इक्वल टू कितना है 1। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कीजिए और बताइए v1 और v2 की वैल्यू कितनी आ रही है। v1 आया -1/3 मीटर पर सेकेंड और v2 3 है 4 है 3। ठीक है, चलिए एक और सवाल हम लोग करते हैं इसके ऊपर। ऐसा है कि ये कोई एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल रिंग है, मतलब स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर पड़ा हुआ एक ऐसा रिंग है। ठीक है, यहाँ पर दो बीड्स हैं, एक बीड का मास है m1 10 ग्राम, दूसरे बीड का मास है m2 15 ग्राम। t इज इक्वल टू 0 पर दोनों टकरा रहे हैं। m1 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, m2 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ये जो रिंग है उस रिंग की रेडियस है 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो t इज इक्वल टू 0 पर पहली बार दोनों टकराए। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितनी देर के बाद दोनों दोबारा से टकराएंगे। मान लेते हैं कि टक्कर के बाद ये किसी v1 स्पीड से इधर चलना स्टार्ट करता है और टक्कर के बाद ये किसी v2 स्पीड से इधर चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि टक्कर के बाद ये जो पहला पार्टिकल है जिसका मास है m1, पहली जो बीड है m1, उसके पास मान लेते हैं स्पीड है v1 ऊपर की तरफ, और दूसरे पार्टिकल के पास जो स्पीड है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E विच इज इक्वल टू 1/2 है। ये होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस टाइम्स ऑफ v1 है ना, क्योंकि जैसे v2 मतलब इस सेंस को यदि मैंने पॉजिटिव माना है तो इस सेंस को हमें मानना पड़ेगा नेगेटिव, और v1 मैं अपोजिट सेंस में मान रहा हूँ, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, तो 3 + 4 है ना। तो यहां से हमारे पास v2 प्लस v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 7/2। 7/2। मान लेते हैं कि ये यहां से चलते 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 कहीं यहां आया, और ये यहां से चलते 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 कहीं यहां आ गया, और t इज इक्वल टू t पर दोनों यहां मिल गए। ठीक है, तो t टाइम में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका नाम है x1, और t टाइम में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका नाम है x2। ठीक है, तो ये x1 और x2 मिलाकर किसके बराबर होगा, तो ये 2πr के बराबर होगा। x1 किसके बराबर होगा, तो x1 इज v1 इंटू टाइम t के बराबर होगा, और x2 किसके बराबर होगा, तो वो v2 इंटू टाइम t के बराबर होगा।
दिस इज इक्वल टू 2πr। तो यहां से हमारे पास टाइम t की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2πr डिवाइडेड बाई v1 प्लस वी टू, और v1 प्लस वी टू की वैल्यू कितनी है 7/2। तो आंसर इज 2π, r इज 5 सेंटीमीटर था तो 5/100 कर देते हैं इंटू 7/2, यानी कि ये कितना आ गया दिस इज 20π/700 सेकेंड्स। पर दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, इसको और सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए, यानी कि π/35 सेकेंड्स के बाद दोनों दोबारा से मिल जाएंगे। इसके बाद फिर से जो अगला कोलिजन होगा वो कितनी देर के बाद होगा, तो आप वो भी निकाल सकते हैं कि इसके बाद मान लेते हैं ये किसी v1 डैश, ये किसी v2 डैश वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया। अब यदि इस टक्कर के लिए भी e की वैल्यू हाफ ही है तो फिर सिमिलरली आप v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद अगला टाइम निकाल सकते हैं जितनी देर के बाद कोलिजन होगा। तो हो सकता है आपसे दूसरे टक्कर या तीसरे टक्कर का समय पूछा जाए तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1D कोलिजन के बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करने जा रहे हैं अबाउट 2 डायमेंशनल कोलिजन। तो देखिएगा 2D कोलिजन में मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये है हमारे पास एक स्मूथ सरफेस, ये हमारे पास कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा आया सरफेस से टकराया और टकराकर फिर इधर कहीं चला गया, ऐसा ऐसा। हाँ, तो ये इसका शुरुआत का लाइन ऑफ मोशन है, दिस इज लाइन ऑफ मोशन नंबर 1। और टक्कर के बाद जिस लाइन के अलॉन्ग ये चलकर जा रहा है वो ऐसा है, यानी ये इसके टक्कर के बाद का लाइन ऑफ मोशन हो गया। ये हमारे पास एक कॉन्टैक्ट सरफेस है जो कि रिजिड है और फिक्स्ड है। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो किसी u स्पीड से ऐसे चलकर आ रहा था सरफेस की तरफ, और फिर टक्कर के बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये किसी v स्पीड से चलकर जाने लग गया इस सरफेस से दूर। एक बार के लिए इस एंगल का नाम हम लोग निकाल देते हैं थीटा, और इस एंगल का हम लोग नाम निकाल देते हैं फाई। ठीक है तो यदि ये स्पीड u है तो सिमिलरली हम लोग इसके u के कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। यदि ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो फिर ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और u का एक कंपोनेंट इस दिशा में होगा, दिस इज u cos थीटा, और इस u का एक दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा इस दिशा में होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल हम लोगों ने फाई नाम निकाला है, ठीक है, ये फाई हम लोगों ने नाम निकाला है, इस फाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो टक्कर के बाद की इसकी स्पीड में कह रहा था v है, तो इस v का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो गया, ये हो गया हमारे पास v cos फाई, और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया v sin फाई। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ये रहने वाला है हमारे पास कॉमन सरफेस। ये क्या है, ये हमारे पास रहने वाला है कॉमन सरफेस, यानी जब टक्कर होगा तो टक्कर के समय ये यहाँ पर कॉमन सरफेस ऐसा मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये ऐसे टक्कर मार रहा है, ऐसे टक्कर मार रहा है। तो इस लाइन को हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि इस बॉल पर जो नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा वो ऐसा काम कर रहा होगा, और फ्लोर पर नॉर्मल फोर्स ऐसा काम कर रहा होगा। ये वाली बात ठीक है तो यदि फोर्स ही इसी दिशा में है, नॉर्मल फोर्स इस दिशा में है, तो इस नॉर्मल फोर्स का कोई सा भी कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आया होगा, या नॉर्मल फोर्स का कोई सा भी कंपोनेंट इस कॉमन सरफेस के अलॉन्ग नहीं आया होगा, या नॉर्मल फोर्स का कोई सा भी कंपोनेंट इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है उसके अलॉन्ग नहीं आया होगा। तो यदि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, यानी कि टक्कर के बाद की ये वाली जो वेलोसिटी है जिसका नाम हम लोगों ने v sin फाई रखा है, तो ये v sin फाई किसके बराबर रहा होगा, ये u टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा के बराबर रहा होगा। सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखना है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, या इसी का दूसरा नाम होता है कॉमन सरफेस। तो इस कॉमन सरफेस के अलोंग जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बी सेम एज इनिशियल वेलोसिटी इस कॉमन सरफेस के अलोंग। ठीक है, और ये जो लाइन है जिस लाइन के अलोंग नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन है वो हम लोग इसी लाइन के अलोंग लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन याद कीजिए, तो डेफिनेशन था इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन टू द इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन।
तो डिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन उसी दिशा में आया होगा ना जिस दिशा में ये फोर्स काम कर रहा है। तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा हमेशा अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। यानी दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो टक्कर के बाद ये कितनी वेलोसिटी से इस सरफेस से दूर जा रहा है, जितनी वेलोसिटी से ये सरफेस से दूर जा रहा है उसका नाम है v cos phi। और टक्कर के पहले ये कितनी वेलोसिटी से सरफेस की तरफ आया था उसका नाम है u टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये है कि ये v cos phi इज e टाइम्स ऑफ u ऑफ cos ऑफ थीटा के बराबर हो गया। ठीक है। तो ये जो v cos phi है दिस इज इक्वल टू e u cos थीटा के बराबर है। ठीक है। तो अब आप अपने इस रिजल्टेंट स्पीड को लिख सकते हैं। ये जो रिजल्टेंट स्पीड है टक्कर के बाद दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू u, मैं ले लेता हूं बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है हमारे पास टक्कर के बाद की स्पीड। और ये जो एंगल है फाई, ये जो एंगल है फाई, तो इस एंगल फाई को आप कैसे लिखेंगे? तो दिस tan ऑफ फाई इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि दिस इज इक्वल टू v साइन फाई टू द v cos ऑफ फाई। अरे इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाई e टाइम्स ऑफ u ऑफ cos ऑफ थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई e होता है। tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई e होता है। तो कुल मिलाकर समरी ये है कि जब कभी भी ऐसा टू डायमेंशनल कोलिजन किसी रिजिड सरफेस से हो, किसी फिक्स्ड सरफेस से हो, तो वो जो कॉमन सरफेस होगा उस कॉमन सरफेस के अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, और कॉमन सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कॉमन सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो टक्कर के बाद की स्पीड है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो टक्कर के बाद की स्पीड है वो ये। तो टक्कर के बाद की स्पीड बस 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 ई टाइम्स ऑफ टक्कर के पहले की स्पीड है। ठीक है। टक्कर के पहले की स्पीड कितनी है? u cos थीटा, और टक्कर के बाद की स्पीड कितनी है? e टाइम्स ऑफ u ऑफ cos ऑफ थीटा के बराबर है। ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो बेस्ड ऑन दिस एक छोटा सा रिजल्ट यदि आप चाहें तो और याद रख सकते हैं। मैं क्या कह रहा था कि इस पर बेस्ड आपका मन करे तो आप एक छोटा सा रिजल्ट और याद रख सकते हैं। यदि ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है तो ये मैं नहीं भी बताऊंगा फिर भी आप अपना जवाब बता देंगे कि ये u स्पीड से आपने यदि किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है ग्राउंड से किसी एंगल थीटा पर, तो इस u के दो कंपोनेंट होंगे। u का एक कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, और u का एक दूसरा कंपोनेंट हो गया u टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा के बराबर। ये प्रोजेक्टाइल ऐसा आया। ठीक है। ये जो सरफेस है इस सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e डिफाइंड। ठीक है। ये जो हाइट है दिस इज h मैक्स, दिस इज रेंज, और t इज इक्वल टू 0 पर आपने थ्रो किया था। ये दोबारा से ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है t इज इक्वल टू t पर। ठीक है। अब देखिएगा ये जब दोबारा से ग्राउंड को हिट करेगा तो हिट जब ये कर रहा होगा तो उस समय फिर से इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, और टक्कर के बाद अब जो इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड होगी वो u साइन थीटा ना हो करके e टाइम्स ऑफ u साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये फिर यहां से उछलकर यहां गया। तो ये वाली हाइट यदि h है, चलिए इसका नाम h1 रख देते हैं, r1 रख देते हैं, इसका नाम t1 रख देते हैं। ये वाली हाइट h2 नाम रख देते हैं, ये वाला रेंज r2 नाम रख देते हैं, और ये वाला टाइम यहां से यहां तक का टाइम t2 नाम रख देते हैं। ठीक है। तो h1 का क्या है एक्सप्रेशन बताइए? h1 इज u अलॉन्ग y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है। क्या? हम्म। हम्म। इसमें क्यों नहीं होगा?
क्यों नहीं होगा? तो अब यहाँ पर H2 क्या होगा बताइए? तो H2 इज, अब हमारा जो ये U along Y है, दिस इज E टाइम्स ऑफ U along Y है। अरे ऊपर से गिरा है ये, ऐसे ऊपर से ही तो आया है यहाँ से, ऐसा इसके बाद से तो ऊपर से ही तो आया ना, ठीक है? तो H2 क्या होगा? दिस इज E टाइम्स ऑफ U along Y का स्क्वायर बाई 2G, एंड फिर यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, है ना? इससे अगली बार क्या होगा? तो अगली बार, अरे शांत हो जाइए, थोड़ा हल्ला कम कीजिए, ये U cos थीटा, ठीक है, और इधर की तरफ जो अब वेलोसिटी है दैट इज E स्क्वायर U साइन थीटा के बराबर है। तो ये वाली हाइट है H3, ये वाला रेंज है R3, और ये वाला टाइम है T3, है ना, एंड सो ऑन। तो यदि यहाँ पे मैं रेशियो लिखना चाहूँ H1 रेशियो H2 रेशियो H3, तो दिस इज 1 रेशियो E स्क्वायर रेशियो E रेज टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। चलिए रेंज के बारे में बात करते हैं। तो रेंज होता क्या है बताइए? जैसे मैं R1 लिखना चाहता हूँ तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ U along X इंटू U along Y बाई G होता है। तो आप देख सकते हैं कि U along X तो कभी चेंज हो ही नहीं रहा है, बस क्या चीज चेंज हो रहा है? सिर्फ U along Y चेंज हो रहा है। तो यदि पहला रेंज हमारा R1 है, तो दूसरा रेंज जो R2 होगा वो 2 टाइम्स ऑफ U along X U along Y इज E टाइम्स ऑफ U along Y डिवाइडेड बाई G होगा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज R1 रेशियो R2 रेशियो R3 जो होगा दैट इज 1 रेशियो E स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा होगा। यदि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2U along Y बाई G होता है, 2U साइन थीटा बाई G होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास T1 हो गया। सिमिलरली यदि आपको T2 लिखना है तो ये 2 बाई G तो ठीक है, U along Y को आप लिख लेंगे E टाइम्स ऑफ U along Y। तो यहाँ पे ये T1 रेशियो T2 रेशियो T3 एंड सो ऑन फिर से लिखना है, तो दिस इज 1 रेशियो E स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा लिखेंगे, ठीक है? चलिए, तो ऑब्लिक कोलिजन 2D में हम लोग बात करने जा रहे हैं किसी दो बॉल के बीच में, किसी दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बीच में। देखिए ऐसा है कि हमारे पास ये एक m1 मास का ऑब्जेक्ट, इसका सेंटर C यहाँ पर, इसके पास स्पीड है u1 ऐसी। ये हमारे पास एक दूसरा m2 मास का ऑब्जेक्ट, इसके पास स्पीड है इस लाइन के अलॉन्ग, यानी पहले का जो हमारा लाइन ऑफ मोशन है वो ये रहा, दूसरे का जो हमारा लाइन ऑफ मोशन है वो ये रहा, ठीक है? क्या हुआ कि ये दोनों आए और इस तरीके से टकरा गए, ये दोनों आए यहां पर और इस तरीके से टकरा गए। तो यहां पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं दो इंस्टेंट, ये है टक्कर के जस्ट पहले का इंस्टेंट। ये क्या है? टक्कर के जस्ट पहले का। फिर इसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा टक्कर के जस्ट बाद का सिचुएशन। तो एक बार के लिए फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ चलिए आइए देखिएगा, ये दोनों इस तरीके से यहाँ पर टकरा रहे हैं, ठीक है? तो हमारा कॉमन सरफेस कौन सा है? कॉमन सरफेस ये वाला है। तो इसी लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं बताइए? ये है हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये क्या है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लेट से लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में कुछ एंगल एग्जिस्ट करता है, और वो एंगल है हमारे पास थीटा के बराबर का। तो ये जो हमारे पास u1 और u2 स्पीड थी इन ऑब्जेक्ट की, तो इसके स्पीड को कर लेते हैं हम लोग रिजॉल्व। तो आप बोलेंगे इस u1 का एक कंपोनेंट इस दिशा में है, दैट इज u1 cos थीटा के बराबर है, और इसी u1 का एक दूसरा कंपोनेंट इधर है, दैट इज u1 sin थीटा के बराबर है। ये जो u2 है, इस u2 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ है, दैट इज u2 cos ऑफ थीटा के बराबर है, और इस u2 का एक दूसरा कंपोनेंट u2 sin थीटा इस दिशा में। आई बात समझ? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात कि जो भी फोर्सेस हैं वो इसी दिशा में काम कर रहे हैं, इसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो इससे परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अलोंग इस फोर्स का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टक्कर के जस्ट पहले है,
दिस इज जस्ट बिफोर कॉलिजन एंड दिस इज टक्कर के जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, दिस इज जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो कॉलिजन के जस्ट आफ्टर भी इसके पास ये वाली वेलोसिटी तो बिल्कुल एज इट इज होगी, यानी u1 साइन थीटा एज इट इज होगा, और टक्कर के जस्ट बाद इसके पास ये वाली जो वेलोसिटी है यानी कि u2 साइन थीटा वो बिल्कुल एज इट इज होगा। ठीक है, टक्कर के बाद मान लेते हैं कि इसके पास इस दिशा में एक वेलोसिटी आ चुकी है, इस वेलोसिटी का नाम है हमारे पास v1 रख देते हैं, और टक्कर के बाद इसके पास एक वेलोसिटी हम लोग इस दिशा में मान लेते हैं, इसका नाम v2 रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है, इस पहले ऑब्जेक्ट के पास लेट से रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर कहीं है, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट था, इस दूसरे ऑब्जेक्ट के पास रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं इस दिशा में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो बस वही दो इक्वेशन लगानी है, जिसमें से सबसे पहला इक्वेशन हमारा क्या है, तो पहला इक्वेशन है हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम का। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम यदि हम लोग अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही लगाते हैं तो टक्कर के पहले का इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज सेम एज टक्कर के बाद का फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो टक्कर के पहले का जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है दैट इज m1 u1 इंटू कॉस थीटा प्लस m2 इंटू माइनस u2 कॉस ऑफ थीटा के बराबर है, क्योंकि ये वाली साइड हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव और ये वाली साइड हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, ये किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू टक्कर के बाद का मोमेंटम, तो टक्कर के बाद का मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 है। ठीक है, ये हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम कहाँ लगाया है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम हम लोगों ने अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगाया है। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम आप अलोंग x लगा सकते हैं, अलोंग y लगा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम मैंने x एक्सिस सॉरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाया है। लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है, जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। तो इसमें आप अपनी एक्सिस चूज नहीं कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा उसी लाइन के अलोंग लगाया जाता है जिस लाइन के अलोंग कॉमन नॉर्मल एक्ट करता है या जिसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये LMCT तो आप एक्स वाई जेड जहां मन करे उसके अलोंग लगा दीजिए, लेकिन इस E में कोई चॉइस नहीं है, दिस इज ऑलवेज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही लगाना होता है। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये है हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v2 माइनस टाइम्स ऑफ v1 के बराबर। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस लाइन के अलोंग है हमारे पास u1 cos थीटा माइनस माइनस प्लस u2 cos थीटा। तो ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। बस इन्हीं दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, इन्हीं दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद v1 और v2 की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, मैंने बस आपको इक्वेशन लगाना सिखा दिया है। ठीक है, मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते समय ही ध्यान रखना होता है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाना है। किसी दूसरे सवाल के अंदर जो LMCT है वो हो सकता है आपको एक बार के लिए x में लगाना पड़े, हो सकता है आपको एक बार के लिए y में लगाना पड़े, और एक इक्वेशन जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की है वो तो हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास 2D कोलिजन के ऊपर एक सवाल हम लोग करते हैं कि ये m1 मास का पार्टिकल जिसकी वैल्यू 2 kg है, एक दूसरा पार्टिकल और है जिसका मास है 1 kg, और ये 1 kg वाला पार्टिकल जो है ये रेस्ट पर था, दोनों आए टकराए, और लाइन ऑफ मोशन ऐसा दिखा दिया गया है टक्कर के बाद का, ये टक्कर के बाद का ऐसा लाइन ऑफ मोशन है, दोनों का इसी डायरेक्शन के अलोंग दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो v1 है, v1 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा दैट इज v1 cos 45 यानी v1/√2, और इस v1 का एक दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, वो भी v1/√2 यानी कि v1 sin 45 के बराबर होगा, मतलब ये वाला भी एंगल 45 होगा ना। और सिमिलरली ये जो v2 है तो इसका भी एक कंपोनेंट v2/√2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और v2 sin 45 यानी v2/√2 इधर की तरफ होगा, ये एंगल 45 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगा रहे हैं। तो x एक्सिस के अलोंग यदि आपने लगाया तो पूरे सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम अलोंग x इज सेम एज पूरे सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम अलोंग x। तो x में जो इनिशियल मोमेंटम है
वो तो 2 इंटू 10 के बराबर है। दूसरा वाला पार्टिकल तो आपका रेस्ट पर था, तो उसको हम लोग कर देते हैं 0। दिस इज इक्वल टू, ये इसका मास हमारे पास 2 था और इसका मास हमारे पास 1 है। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 2 इंटू इसके पास जो वेलोसिटी है वो है v1/√2 प्लस इसका मास है हमारे कितना 1 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है v2/√2। ये ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ चुका है विच इज इक्वल टू 20 इज 2v1/√2 यानी कि √2 टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2/√2। ये इक्वेशन 1 है। ऐसा ही एक और दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिर से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम y में भी तो लगा सकते हैं, यानी पूरे सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज सेम एज पूरे सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम y में है क्या, जवाब है नहीं। इनिशियल लीनियर मोमेंटम y में दोनों पार्टिकल में से किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि ये तो x में ही चल रहा है और ये वाला तो रेस्ट में है। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ उसकी वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड है, तो ऊपर वाली साइड पॉजिटिव दे रहे हैं 2v1/√2 प्लस इसका मास कितना है हमारे पास 1 और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो इसको लिख लेते हैं -v2/√2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ रहा है 2v1/√2, दिस इज इक्वल टू v2/√2। तो ये इससे हो गया कैंसिल आउट, यानी v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1। v2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ v1 आ गया। v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 यदि हम लोग यहां उठाकर रखें हमारे पहले इक्वेशन में, तो ये 20 इज इक्वल टू √2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ v1/√2। ये इससे फिर से √2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। यहां से हम लोगों ने v1 ले लिया बाहर, तो 2√2, दिस इज 20। तो v1 हमारे पास आ रहा है 10/√2। v1 है 10/√2 और v2 कितना है, तो v2 है हमारे पास 20/√2। वेलोसिटीज का वर्टिकल कंपोनेंट सेम होने का ये मतलब नहीं है v1 और v2 सेम होगा। लीनियर मोमेंटम y में जितना पहले पार्टिकल के पास है उतना ही मोमेंटम y में दूसरे पार्टिकल के पास है। तो मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है।